अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूड फ्रेशर। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम सुन रहे हैं उर्दू नावल दिसंबर लौट आना तुम। अब सुनते हैं आगे। वो अनुशेर था जो माइकल को देख चुका था। उसके माथे पर कुछ लकीरें नज़र आईं। फिर उसने भींजे हुए लबों के साथ आयत को देखा। वो बेअख्तियार निगाहें झुका गई। वो अंदाज़ा नहीं कर सकी अनुशेर को गुस्सा ज़्यादा आया है या बुरा, क्योंकि यही दो तासरात थे उसके चेहरे पर। उसे अनुशेर गलत नहीं लगा। इस तरह बिना शर्ट के किसी को उसके कमरे में देख कर वाकई उसे बुरा ही लगना था, और वो तो था ही बिल्कुल फुल मशरिकी मर्दों जैसा। इस वक्त उसने कुछ नहीं कहा, वो खामोश रहा। आयत अपना पर्स उठाकर बाहर चल दी। उसने माइकल को बाय भी नहीं कहा। अनुशेर उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो जानती थी उसका मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका है, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो बाइक पे बैठा, वो खामोशी से उसके पीछे बैठ गई। अनुशेर की एक आदत थी, वो गुस्से में बाइक बहुत तेज़ चलाता था और वही ये देखना चाहती थी। लेकिन वो ये देखकर हैरान हुई, अनुशेर को गुस्सा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो बाइक फुल स्पीड से चला रहा था। उसने अनुशेर के सीने को हाथों से पकड़ लिया, क्योंकि गिरने से बचने के लिए वो बस यही कर सकती थी। आम हालात में अगर वो अनुशेर को हाथ लगाती या उसका हाथ पकड़ती तो वो बड़ी आसानी से अपना हाथ छुड़ा लेता था, लेकिन आज शायद वो इतने गुस्से में था कि कुछ भी बोल नहीं सका। झील का मंजर आज उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अनुशेर दूर खामोश बैठा था। वो उससे न वजह पूछ सकती थी और न ही अपनी सफाई में कुछ कह सकती थी। आप आज के बाद माइकल से नहीं मिलेंगी, वापसी पर अनुशेर ने उससे कहा। उसने शुक्र अदा किया कि कम से कम वो कुछ बोला तो सही। अनुशेर ने उसे माइकल से मिलने के लिए मना किया था, लेकिन उसने माइकल से मिलना और बातें करना तर्क नहीं किया था, क्योंकि उसे लगता था अनुशेर एक शक्की किस्म का मर्द है और वो यूं ही खामखा किसी पर भी शक करता है। हाँ, अलबत्ता अब वो एहतियात बरती थी। माइकल के साथ अकेली कहीं नहीं जाती थी या कभी नहीं मिलती थी। उस दिन भी वो तीनों यूनिवर्सिटी की खूबसूरत घास पर बैठी थीं। पूजा अपने कॉलेज की कोई कहानी सुनाने में मसरूफ़ थी। वो और माइकल बोर होकर उसकी बातें सुन रहे थे। उसे पता ही नहीं चला कब अनुशेर आकर उनके सर पर खड़ा हो गया। वो उसे देखकर चौंकी और शर्मिंदा भी हुई। उसने दुपट्टा भी नहीं पहना था। वो जल्दी जल्दी दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। अनुशेर ने गुस्से से उसे देखा। जब मैंने आपसे कहा था आप उनसे नहीं मिलेंगी, तो दोबारा फिर क्यों मिली आप उनसे? आपको शर्म आनी चाहिए। अनुशेर गुस्से से दहाड़ा। उसका चेहरा धुआं धुआं होने लगा। उसका बस नहीं चला वो आयत को थप्पड़ मार दे, और उसे लगा अनुशेर ने उसे तमाचा मार दिया। इस तरह दोस्तों के सामने वो उसकी कितनी बेइज्जती कर रहा था। कम से कम इस बात का एहसास होना चाहिए था उसे। वो बुरी तरह हर्ट हुई। उसे अनुशेर पर भी गुस्सा आया। अब आइंदा उनसे आप नहीं मिलेंगी, आई बात समझ में? अनुशेर ने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी। बेइज्जती के एहसास से उसकी आंखें नम हो गईं। माइकल उर्दू नहीं समझ सकता था, लेकिन पूजा उनका एक एक लफ्ज़ समझ रही थी। मैं आपकी मुलाजिम नहीं हूँ। आप होते कौन हैं मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले करने वाले? मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँ गुजारूँ। वो गुस्से पर काबू न रख सकी और जो उसके दिल में आया वो बोल गई। अनुशेर ने तासीफ से उसे देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वो भी वहाँ मज़ीद खड़ी नहीं रह सकी। कमरे में आकर वो मुँह छुपाकर रोने लगी। उसे अपने रवैये पर कोई पछतावा नहीं था। शाम तक वो इसी बात के बारे में सोचती रही। रात होने तक उसे अपना रवैया गलत लगा। फिर उसे अफसोस होने लगा और अफसोस पछतावे में बदलने लगा। फिर उसे वो सारे एहसान याद आए जो अनुशेर ने उस पर किए थे।
उसने मोबाइल उठाकर अनुशेर को सॉरी का मैसेज किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने दूसरा मैसेज किया, उसका भी जवाब नहीं आया। वो इतनी शिद्दत से पहली बार अनुशेर के मैसेज का इंतज़ार करने लगी। 1, 2, 3, 4 उसने पूरे 70 मैसेज किए, लेकिन जवाब एक का भी नहीं आया और न ही वो कॉल अटेंड कर रहा था। अब उसे बुरी तरह पछतावा होने लगा। अनुशेर उससे नाराज़ था और ये पहली बार हुआ वो इस तरह उससे नाराज़ हो गया। वो लोग जब कभी भी रूठते तो उन्हें मनाना मुश्किल होता था। वो बेचैन होकर इधर-उधर टहल रही थी। अपने आप को कोसने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। रात हो चुकी थी और इस वक्त वो अनुशेर के अपार्टमेंट अकेली नहीं जा सकती थी। उसे अपने आप पर बेहद गुस्सा आने लगा। सुबह जब वो बेदार हुई तो सर में दर्द का एहसास हुआ। रात भर वो टेंशन में थी। अनुशेर को उसने पहली बार नाराज़ किया था और उसे इस बात का बहुत दुख था। पूजा वॉक पर जा चुकी थी। वो वॉशरूम में जाकर मुंह धोने लगी। रात रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी। मुंह हाथ धोकर उसने काले रंग का दुपट्टा उठाया और अजलत में दरवाज़ा लॉक करके कमरे से बाहर निकल आई। उसने नाश्ता भी नहीं किया, भूख ही नहीं थी उसे। सुबह की हल्की हल्की धूप लंदन की सरजमीन को चमका रही थी। वो टैक्सी में बैठी और सीधा अनुशेर के अपार्टमेंट पहुंची। भागकर उसने सीढ़ियों का रास्ता उबूर किया। ये फासला उसे पुलसरात जैसा लगा। उसे नहीं मालूम वो किस बात पर इतना परेशान थी। 1 सेकंड भी ज़ाया किए बिना उसने घंटी पे उंगली रखी और ज़ोर-ज़ोर से बजाती चली गई। 2 मिनट तक वो घंटी पर से उंगली उठाना ही भूल गई। जब दरवाज़ा खुला तो उसे अनुशेर नज़र आया। वो बनियान में था। उसकी आंखें नींद से बोझल नज़र आ रही थी। उसे वहाँ देखकर उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। आप यहाँ? उसकी हैरत बजा थी। इतनी सुबह उसे वहाँ देखकर अनुशेर को हैरान ही होना था। आप समझते क्या हैं अपने आप को? मैंने कितने कॉल्स SMS किए, आप जवाब क्यों नहीं देते? आपको क्या लगता है मैं मर जाऊंगी? वो हिज़यानी अंदाज में चिल्लाई। अनुशेर संजीदगी से उसे देखता रहा। आप अंदर आएं। वो बाहर कोई तमाशा नहीं चाहता था। आयत की आंखों में आंसू थे। वो उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। आई एम सॉरी, वो रोते हुए बोली। आपने नाश्ता किया? मुझे नहीं मालूम मैं कल क्या कह गई। बाद में मुझे अफसोस हुआ। मुझे आपसे चाय लेंगी या कुछ और? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कल भी आना चाहती थी लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी। अनुशेर किचन में आ गया। वो भी उसके पीछे पीछे आई। वो अब नाश्ता तैयार कर रहा था, ऐसे जैसे उसकी बात सुन ही ना रहा हो। मम्मा कहती हैं मैं बहुत जज्बाती हूँ। मुझे बात करने की तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। जो दिल में आता है मैं बोल देती हूँ और बाद में मुझे एहसास होता है। वो निम्न आवाज़ के साथ बोल रही थी। ऑमलेट लेंगी आप? अनुशेर ने पूछा। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। अनुशेर ने उसकी बात काट दी और नाश्ता की ट्रे उसकी तरफ बढ़ाने लगा। ये नाश्ता। आयत को अब सही मानों में गुस्सा आया। उसने गुस्से से हाथ आगे बढ़ाकर ट्रे को फर्श पर फेंक दिया। अनुशेर होंठ भींचकर कुछ लम्हे उस ट्रे को देखता रहा। आपको क्या लगता है मैं यहाँ सुबह सुबह नाश्ता करने आई हूँ? वो चिल्लाई। अनुशेर बाहर जाने लगा। उसने अनुशेर का हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी। अनुशेर बेअख्तियार पिघल गया। ओके कहकर वो बाहर जाकर सोफे पर बैठ गया। उसके सर से कोई भारी बोझ हट गया। उसकी नाराज़गी ख़त्म हो चुकी थी। वो पहले वाले अंदाज में उससे बातें करता रहा। आयत को ये नाराज़गी काफ़ी महंगी पड़ी थी। अनुशेर से वादा कर लेने के बावजूद वो माइकल से राब्ता ख़त्म नहीं कर सकी। हाँ, उसने पहले की तरह उससे मिलना तर्क कर दिया था, लेकिन जब वो उसके सामने आ जाता या पूजा से मिलने आता तो मजबूरन वो भी उससे बात कर लेती। और आज सुबह सुबह ही पूजा ने उसे बता दिया था वो सब एक पार्टी में जा रहे हैं, तो उसे भी उनके साथ चलना होगा। उसके 1000 मना करने के बावजूद पूजा अपनी ज़िद पर अड़ी रही।
वो इनकार कर देती अगर पूजा ने अपनी दोस्ती की कसम न दी होती तो। मजबूरन उसे हाँ कहना पड़ा, लेकिन दिल ही दिल में अनुशेर से किया गया वादा भी याद आया। वो उससे झूठ नहीं बोलना चाहती थी और सच भी नहीं बता सकती थी। कभी कभी ऐसी पार्टियों पर जाने का हर्ज नहीं था, और वैसे भी इस वक्त उसके साथ सहूलत ये हुई, अनुशेर उस दिन वहाँ नहीं था। वो अपने किसी दोस्त के यहाँ डिनर पर जा रहा था, और ये बात उसने सुबह मैसेज पर ही बताई थी। वो डिनर के लिए यहाँ से 15-20 किलोमीटर के फासले पर ही जाने वाला था। पार्टी चूँकि रात के वक्त ही थी, तो उसी मुनासिबत से उसने सफ़ेद रंग की एक अनारकली फ्रॉक पहनी और सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया। उसका दराज कद और स्मार्ट जिसामत सफ़ेद फ्रॉक में दमक रहा था। बालों को कंघी करके उसने पोनीटेल में कैद कर दिया था। हल्का सा मेकअप भी किया। पूजा बाहर गई हुई थी। जब वापस आई तो उसकी तैयारी देखकर बेअख्तियार चीख उठी। ओ माय गॉड, तुम पार्टी में ये फुल कपड़े और मासियों वाला दुपट्टा पहन कर जाओगी? उसने एक नज़र अपने कपड़ों को देखा। हाँ तो, पूजा ने गहरी सांस खारिज की। हद है वैसे। उनकी गाड़ी रात के 10 बजे पार्टी के मकाम पर खड़ी थी। माइकल ड्राइव कर रहा था। वो अपना दुपट्टा संभाल कर नीचे उतरी। वो काफ़ी रोपोश इलाका लगा। आसपास कोई दूसरा घर या कोई इमारत नहीं थी वहाँ। अंदर कदम रखते ही उस पर एक भयानक इंसाफ हुआ, जिसके बाद उसने ज़मीन को अपने कदमों तले से खिसकते देखा। पूजा ने कहा था वो पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया वो पार्टी किसी क्लब में है। क्लब? वो जिंदगी में क्लब कभी नहीं गई। क्लब का नाम सुनते ही उसे वहशत होने लगती थी। वो एक ऐसी पार्टी समझी थी जिसमें औरतें होती हैं, लेकिन इस अंधेरे क्लब में नीम बरहना हालत में डांस करते वो लड़के लड़कियां। वो वहशत से सब कुछ देखे जा रही थी। डीजे जोरदार आवाज़ में म्यूज़िक बजा रहा था। उसे लगा था उसके कान फट जाएंगे। जोश से नाचते वो कपल उसके अंदर एक अजीब डर पैदा कर रहे थे। पूजा उसका हाथ पकड़कर उसे एक कुर्सी के पास ले आई। वो वहाँ से जाना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, दूर, कहीं बहुत दूर। पूजा, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? उसने नाक पर हाथ रखकर पूछा। हर तरफ शराब की बदबू थी। पार्टी में। उसने तासीफ से पूजा को देखा। तुम्हें पहले बताना चाहिए था, हम क्लब जा रहे हैं। उसे अफसोस होने लगा। उसने पहले तस्दीक क्यों नहीं की? क्यों, तुम कभी नहीं गई क्या ऐसी पार्टियों में? पूजा ने पूछा, और उसका जवाब सुनने से पहले ही उठकर वहाँ से चली गई। अब वो किसी लड़के की बाहों में हाथ डाले रक्श कर रही थी। उसे इस माहौल से घुटन का एहसास हुआ। सैकड़ों नीम बरहना लड़कियों में पूरे कपड़ों में मलबूस वो वाहिद लड़की काफ़ी अजीब लग रही थी। माइकल आकर उसके सामने बैठ गया। डीजे की आवाज़ लगातार उसके कानों को चीरने लगी। यू वांट ड्रिंक? माइकल ने शराब की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। उसने डर कर कलमा पढ़ा और करंट खाकर सिमट गई। ये कैसा माहौल था? ये सब कैसे लोग थे? वो सब ऐसे नाच रहे थे जैसे जन्नत में खड़े हों। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? माइकल ने पूछा। उसने घबरा कर सर नफ़ी में हिला दिया, लेकिन माइकल ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। कॉमन। वो सहम गई। नहीं नहीं, मैं डांस नहीं करती। उसने अपनी लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश की। कॉमन बेबी, कुछ नहीं होता। माइकल ने उसे खींचकर अपने सामने किया। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। माइकल अब उसे साथ लिए नाच रहा था। उसे अचानक माइकल से नफरत होने लगी। अनुशेर की कही हुई नसीहत याद आई। उसे अफसोस हुआ उसने पहले अनुशेर की बात क्यों नहीं मानी, लेकिन हमेशा वो गलती करके पछताती थी। आई सेड लिव में, आवाज़ भर्राई हुई थी। माइकल ने उसे नहीं छोड़ा। वो ज़बरदस्ती उसके साथ नाच रहा था। आयत ने चारों तरफ देखकर पूजा को ढूंढने की कोशिश की। जाने वो कहाँ थी।
माइकल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी और वो इस लम्हे को कोस रही थी जब वो पार्टी में आने के लिए तैयार हुई। जोरदार झटके से उसने खुद को माइकल की बाहों से आज़ाद किया और गुस्से से एक जन्नाटेदार थप्पड़ माइकल के मुंह पर मार दिया। वो तिलमिला उठा। उसने सोचा नहीं था कि वो उसे यूं थप्पड़ मार देगी। माइकल को बेइज्जती का एहसास होने लगा। आसपास डांस करते लोग जो इस ऊंची आवाज़ से झूम रहे थे, कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। माइकल ने गुस्से में आकर उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींच कर कहीं ले जाने लगा। वो रो रही थी, चीख रही थी, हेल्प मी पुकार रही थी, लेकिन इतनी ऊंची आवाज़ में उसकी मामूली आवाज़ दब गई। माइकल उसे एक छोटे कमरे में ले आया। आसपास चारों तरफ शराब की बोतलें थीं। माइकल ने उसे जोरदार धक्का दिया। वो मुंह के बल गिर पड़ी, होंठ जख्मी हो गए। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा और तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। माइकल उसे धमकी देकर बाहर चला गया। उसने दरवाज़ा बाहर से ही बंद कर दिया। वो क़यामत को अपने सर पर आता महसूस कर रही थी। क़यामत का मंजर उससे भयानक होगा क्या? रोते आंसू बहाते वो सिर्फ इतना सोच रही थी, काश उसने अनुशेर की बात मान ली होती तो इतनी बड़ी मुसीबत से दो चार नहीं होती। वो क्या करने वाला था उसके साथ? खौफ की एक लहर उठी। वो तो कुछ भी कर सकता था। इस फहश क्लब में उसे रोकने वाला कौन था भला? रोते हुए उसने अल्लाह ताला को पुकारा। मोबाइल उसके पास था। उसने अनुशेर को मैसेज किया, ये जानते हुए भी कि वो यहाँ से काफ़ी दूर एक डिनर पर गया हुआ है। उसे खुशफहमी थी कि वो उसके लिए डिनर छोड़कर आएगा। दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये नॉवेल? क्या अनुशेर आएगा आयत को बचाने के लिए? सुनते हैं आगे। वो इस वक्त अपने दोस्त के पास था जब मोबाइल की बीप बजी। जेब से मोबाइल निकालकर उसने आयत का मैसेज ओपन किया। आप कहाँ हो? जहाँ भी हो, प्लीज़ जल्दी आओ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में। माइकल एक क्लब में ले आया है। प्लीज़, मैं मर जाऊंगी। गुस्से की एक लहर उसके जिस्म में पैदा हो गई। भागकर वो वहाँ से उठा और बाइक पर बैठा था। उसका दोस्त पीछे से उसे आवाज़ें देता रह गया, मगर उसने पूरी रफ्तार से बाइक दौड़ा दी। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। वो उस छोटे से कमरे में बंद थी। हर तरफ शराब की टूटी फूटी बोतलें नज़र आ रही थी। उनकी बदबू अलग फैल रही थी। आयत का वहाँ दम घुटने लगा। ये सब उसकी अपनी बेवकूफ़ी का नतीजा था। वो ज़िंदगी में कई बार अपनी हिमाकत की वजह से पछताई थी। माइकल को समझने में वो गलती कर गई। अनुशेर उसे पहली नज़र में ही जान गया था और अब उस कमरे में उसे कब्र याद आने लगा। कब्र भी यूं ही भयानक होगा या उससे भी बढ़कर। वो रो रो कर थक चुकी थी। आंसू खुश्क हो चुके थे। उसे शॉपिंग मॉल वाला वाकया याद आया। वो भी एक ऐसा ही कमरा था। तब अनुशेर ने उसकी मदद की और आज जिंदगी उस पर तंग होने लगी। वो रोते हुए बार बार अल्लाह को आवाज़ दे रही थी। दरवाज़ा खुला। उसने आंखें मीच कर शिद्दत से दुआ की। काश वो अनुशेर हो, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। वो अनुशेर नहीं था, वो माइकल था। मासूम सा दिखने वाला वो भयानक इंसान। वो मकरूह मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ा। बेअख्तियार वो खड़ी हो गई और डर के मारे उसे देखने लगी। फिर आयत ने उसे शर्ट उतारते हुए देखा। वो मज़ीद खौफज़दा हो गई। उससे पहले वो आगे आयत की तरफ बढ़ता, शराब की एक बोतल उठाकर उसने उसके ऊपर दे मारी। वो कराहते हुए गिर पड़ा और फिर खड़ा भी हो गया। उसने आयत के मुंह पर हाथ रखा। उसकी चीख दब गई। अब वो उस मर्द के सामने बेबस थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय इस शख्स के जिसके सानोले चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट थी। अचानक उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई।
उसने आयत के मुंह से अपना हाथ हटा लिया। वो हैरान होकर उसे देखने लगी। फिर आयत ने उसे लुढ़कते और फर्श पर गिरते नहीं देखा। उसने सामने खड़े अनुशेर को देखा, जो हाथों में बोतल लिए खड़ा था। वो शख्स जो एक हमसफर की तरह उसके साथ था हमेशा से, आज भी उसकी मदद के लिए वही शख्स आया। वो रोते हुए इतनी जज्बाती हो गई, अनुशेर के सीने पर सर रख कर रोने लगी। अनुशेर ने उसे खुद से अलग किया और उसे लेकर क्लब से बाहर आ गया। रात का सन्नाटा था, हर तरफ अंधेरा था। वो तो वैसे भी अंधी हो चुकी थी। अनुशेर ने एक टैक्सी रोकी। वो खामोशी से उसमें बैठ गई। उसका दिल बहुत रोने को चाह रहा था। अनुशेर उसके साथ बैठ गया। वो इस हालत में नहीं थी जो अनुशेर उसे अकेला छोड़ता। वो इस वक्त उसकी कंडीशन समझ सकता था। अनुशेर ने कोई गुस्सा, कोई शिकवा, शिकायत नहीं की, लेकिन वो तो अनुशेर से निगाहें मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी। उस शख्स ने जिंदगी में कई बार उसे मुंह के बल गिराने से बचाया है और आज एक और एहसान का बोझ उसके सर पर लाद दिया है। कभी वो उससे पूछना चाहती थी, आखिर उसका उसके साथ रिश्ता क्या है? वो क्यों उसके लिए हर बार अपनी जान पर खेल जाता है? अनुशेर उसे लेकर उसके कमरे में आया। पूजा वहीं बैठी थी। उसे देखकर वो भागकर उसके पास आई। उसने तशवीश से आयत को देखा। आयत ने निगाहें चुराईं, जैसे वो उससे नाराज हो। अनुशेर उसे बिस्तर पर लिटाकर वापस चला गया। पूजा उसके पास आकर बैठ गई। क्या हुआ आयत, सब ठीक तो है? वो पूछ रही थी। एक शिकवा वाली नज़र उस पर डालकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। पूजा को मुझीद तशवीश होने लगी। तुमने ऐसा क्यों किया पूजा? तुम मुझे वहाँ लेकर क्यों चली गईं? और लेकर गई थी तो मेरे साथ तो रहती कम अज़ कम। वो शिकवा कर रही थी उससे। पूजा शर्मिंदा होने लगी। आई एम सॉरी आयत, मुझे नहीं मालूम था तुम क्लब में पहली बार जा रही हो, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं ले जाती। और वहाँ मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ मसरूफ़ हो गई और तुम्हारे बारे में भूल ही गई। लेकिन तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे साथ हुआ क्या? पूजा ने उसकी हालत पर गौर किया और आयत ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताई उसे। पूजा को यकीन नहीं आया माइकल ऐसा कुछ कर सकता है। उसने आयत को यकीन दिलाया वो दोबारा कभी माइकल से नहीं मिलेगी। आयत बाकी रात यूं ही रोती रही। इस बार अनुशेर उससे नाराज नहीं हुआ था। शायद वो उसकी आंखों में पसेमानी देख चुका था। उसने माइकल से मिलना छोड़ दिया। अंग्रेज़ों से वो एक बार फिर चिढ़ने लगी थी। जो एक भरोसे की कौपल फूट रही थी, अचानक जल गई। वो अब ज़्यादा किसी से राब्ता नहीं रखती थी। दोस्तों के साथ भी उसने राब्ता तकरीबन ख़त्म कर लिया था। उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी, पूजा। वो उसके साथ अपने दिल की हर बात शेयर करती और अनुशेर उसके साथ उसका रिश्ता क्या था वो अभी तक तय नहीं कर सकी थी। पाकिस्तान भी उसका राब्ता हमेशा होता। ज़्यादा वो उर्वा अप्पी से ही बात करती। ममा भी उससे बातें करती थी। अब्बू से बहरहाल वो महीनों बाद रस्मी सी गुफ्तगू कर ही लिया करती थी। वो टेरेस पर खड़ी थी और परिंदों को आसमान पर झूमते देख रही थी जब हॉस्टल का चपरासी उसके पास आया और उसने एक पर्ची उसकी तरफ बढ़ाई। वो पर्ची उसने खोली। उस पे लिखी तहरीर देखकर वो बिल्कुल साकत ही रह गई। तुम अभी तक यहीं हो? पाकिस्तान नहीं गई लड़की? लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। तहरीर के अल्फाज हथौड़े की तरह उसके दिमाग में बरसने लगे। कुछ दिनों से वो इस मामले को नज़रअंदाज किए हुए थी, कोई मजाक समझकर, लेकिन वो सब एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये सब कौन कर रहा है? उसकी जान का दुश्मन कौन हो सकता है? ये सवाल एक बार उसके दिमाग में था। उसे उन्हीं दो लड़कों पर शक था जिसे उसने थप्पड़ मारा था।
या फिर शायद वो अफ्रीकन लड़का जिसे पहले ही दिन उसने कमरे से निकलवा दिया था, या फिर माइकल। लेकिन ये सब तो माइकल के मिलने से पहले ही हो रहा था। हो सकता है ये माइकल ही हो। उसे कुछ दिनों पहले माइकल को मारा हुआ थप्पड़ याद आया और उसका शक यकीन में बदल गया। अगले दिन अनुशेर से बातों बातों में उसने इन लड़कों का जिक्र जिन्होंने सड़क पर बदतमीजी की थी। अनुशेर से ये सुनकर उसे हैरत हुई, वो लड़के जेल में हैं, और वो भी उसी दिन से जिस दिन से उन्होंने बदतमीजी की थी। अब उलझन मज़ीद बढ़ने लगी। शक के दायरे में अब वो अफ्रीकन लड़का और माइकल थे। उन्हीं दोनों में से कोई ये सब कर रहा है, उसे यकीन था। 8 महीने वो गुजार चुकी थी, अब सिर्फ 4 महीने बचे थे। फिर उसे पाकिस्तान वापस जाना था, एक बड़ी सी डिग्री लिए, लंदन की सरजमीन को हमेशा के लिए छोड़कर। फिर वही मशरिकी ज़िंदगी, अब्बू की मर्जी से किसी भी अनजान लड़के से शादी, वही घरेलू ज़िंदगी, 2-4 बच्चे, किचन, सास ससुर की खिदमत, और उसके ख्वाब। उनका क्या? उसके ख्वाब तो इन सब चीज़ों के बीच अधूरे ही रह जाएंगे। वो नोबेल जैसा हीरो, एक बहुत प्यार करने वाला शख्स, वो सब सपने टूट जाएंगे। वो उस दिन घास पर बैठे बैठे सोच रही थी, जिंदगी कितनी तेज़ गुजरती है ना पूजा, पता ही नहीं चलता। अब लगता है ये सब कल की बात हो। मैं लंदन आई और पहले ही दिन किचन में ज़ोरदार आग लगाई। फिर तुम्हें किसने बचाया? पूजा ने इश्तियाक से पूछा। पता नहीं, कोई था। प्रोफेसर साहब ने बताया, किसी ने अपनी जान हथेली पर रख कर मेरी जान बचाई, लेकिन मैं कभी उससे नहीं मिली। वो उदासी से बोली। कहीं वो अनुशेर तो नहीं था? पूजा ने अंदाज़ा लगाया। उसने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, वो अनुशेर नहीं था, क्योंकि अनुशेर से तो मैं बाद में मिली थी, और अनुशेर शुरू शुरू में काफ़ी रूड था, बात भी नहीं करता था। वाह यार, ये तो फिर कोई फिल्मी सीन हो गया। कहीं तुम्हारे नोबेल का हीरो तो नहीं निकल कर आ गया तुम्हें बचाने के लिए? हो सकता है। पूजा खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन वो सोच में गुम हो गई। इस सवाल का जवाब तो उसे वाकई कभी नहीं मिला कि वो कौन था। और उस दिन नदी के पास वो चूड़ियाँ फेंकने वाला, और वो चावलों में जहर मिलाने वाला, पर्स में डायमंड रिंग डालने वाला, ये कुछ ऐसे लोग थे जो उसे कभी नहीं मिले। उसके सर में दर्द होने लगा। अगले दिन मौसम अच्छा था, उसका मूड था बाहर खाने को, और वो तैयार भी हो गई। उसने अनुशेर को मैसेज किया। अनुशेर ने जवाब में कहा कि वो बिज़ी है, आ नहीं सकता। उसका मूड ऑफ हो गया। उसकी कंपनी बोरिंग ही सही, लेकिन इतनी बुरी कम अज़ कम नहीं थी। और अब यूनिवर्सिटी में उसका मूड मज़ीद ऑफ होता, इसलिए मजबूरन अकेली ही बाहर निकल आई। बादल आसमान को घेरे हुए थे। कई लोग सड़कों पर दिखाई दिए उसे। वो हाथ बढ़ाकर टैक्सी रोकने लगी। टैक्सी रोककर वो होटल में आई। होटल में इस वक्त काफ़ी रश था। वो हमेशा इसी होटल में आती थी। वो होटल ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ का माहौल साफ और पुरसुकून ज़रूर था। वो एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसके सामने गुलाब के ताज़ा फूल रखे हुए थे। वो इन फूलों की खुशबू में खो गई। वेटर आकर उसका ऑर्डर लेने लगा। उसने अपने लिए एक सादा सी डिश मंगवाई। होटल में एक शख्स गिटार बजा रहा था। उसकी धुन में सारी दुनिया की उदासी समाई हुई थी। ऐसे जैसे कुछ बिछड़ने की आवाज़, जैसे कुछ टूटने की आवाज़ हो। वो ठोड़ी तले हथेली रखकर बेअख्तियार इस धुन बजाने वाले को देखती रही। आसपास हर तरफ लोग थे, और वो दरमियान के ही एक टेबल पर बैठी थी। वेटर खाना सर्व करके जा चुका था। वो बेदिली से खाना खाने लगी। बहुत अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। पीछे, आगे, दाएं बाएं उसने हर तरफ देखा। फिर उसे ये सब वहम लगा। अचानक एक ज़ोरदार गोली चलने की आवाज़ गूंजी।
और वो गोली ऐन उसके टेबल पर रखे गुलदान को लगी। उसकी चीख निकल गई, वो बेअख्तियार खड़ी हो गई। पूरे होटल में शोर फैल गया। उसने डर कर पीछे देखा और दरवाजे से भागते हुए जिस शख्स को उसने देखा, उसके बाद सांसें उसका साथ छोड़ने लगी थी। बेयकीनी की आखिरी सीढ़ी थी वो, जिस पर आयत इस वक्त खड़ी थी। वो भागकर दरवाजे तक आई। वो शख्स होटल से बाहर निकल चुका था। उसने दूर से उस शख्स को भागते हुए देखा। होटल में एक तहलका मचा हुआ था, लोगों की गहमा-गहमी थी। कई लोग उससे टकरा रहे थे, लेकिन वो वहीं दरवाजे पर ही पत्थर बन गई। उस बात में कोई शक नहीं था कि वो अनुशेर था। अब यकीन करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। सब कुछ सामने था, बिल्कुल करीब। उसे लगा वो कभी हिल नहीं सकेगी। कितनी दुआएं की थी उसने, काश ये शख्स ये सब न कर रहा होता, लेकिन वही ये सब कर रहा था। उसने मुंह पर हाथ रखकर जैसे अपनी चीख दबाई। वक्त की सुई रुक गई। आसपास आवाजें आना बंद हो गईं। उसका दिल और दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, अनुशेर उसे मारना चाहता है, वो उसका कत्ल करना चाहता है। वो कई बार ऐसा करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो हर बार बच जाती है। उसे हैरत से ज़्यादा दुख था। साथ साथ चलने वाले सिर्फ दोस्त नहीं होते, दुश्मन भी होते हैं। तो क्या अनुशेर भी उसका कोई दुश्मन था, कोई पुरानी दुश्मनी जिसका बदला वो उससे ले रहा है? जो भी था, लेकिन आयत आज टूट चुकी थी। उलझन थी, बहुत सारे सवाल थे, कोई बहुत बड़ा पजल था जो उसे हल करना था। ये क्या हो रहा था उसके साथ? अनुशेर रज़ा कौन है और वो क्या चाहता है उससे? वो उसे मारना क्यों चाहता है? उसने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर वो उसका दुश्मन क्यों बन गया? लेकिन वो उसे मार कैसे सकता है? वो तो उसे मारना भी नहीं चाहता। अगर ऐसा होता तो उसे उस दिन शॉपिंग मॉल वाले हादसे से न बचाता। और फिर उस दिन जो हेवी लोडर आ रहा था, वो अगर उसे मारना चाहता था तो उसे बचने के लिए कम से कम खुद तो इस हेवी लोडर के नीचे नहीं आता। और आज वो बेबसी से सर थाम कर बैठ गई। जो शख्स इतना मजहबी है, उसकी आंखों में देखने से कतराता है, वो इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता है? वो उसे नहीं जानता था। मदद लेने वो खुद गई थी उसके पास, और बाद में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे वो उसका दुश्मन बन जाता। ये सवाल वो थे जो उसके जहन में थे। वो अनुशेर से पूछना चाहती थी, लेकिन उससे पूछ नहीं सकती थी। अगर इस 99% यकीन था कि ये सब अनुशेर कर रहा है, तो 1% बेयकीनी भी थी। ऐसा भी हो सकता है वो ये सब न कर रहा हो, लेकिन ये नामुमकिन था। अपने दिल को झूठी तसल्ली देने वाली बात थी। खुद उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, एक बार नहीं 2 बार। वो कम से कम अनुशेर को पहचानने में तो गलती नहीं कर सकती थी। और उसे याद आया, होटल जाने से पहले उसने अनुशेर को मैसेज किया था। वो होटल जा रही है ये बात तो सिर्फ अनुशेर ही जानता था। वो 1% बेयकीनी जो थी वो भी ख़त्म हो गई। आयत को यकीन था वो इस बार गलत नहीं है, लेकिन ये सब उसके साथ क्यों किया जा रहा है? बस यही मालूम करना था उसे, और वो ये मालूम करना चाहती थी। उसने कई बार अनुशेर की आंखों में देखा, जिनमें हमेशा मासूमियत होती। कोई धोखा, कोई फरेब नहीं था उसकी आंखों में। या तो अनुशेर की आंखें उसे धोखा दे रही थी, या उसकी खुद की आंखें। वो बेड पर बैठ गई। उलझनें बढ़ती जा रही थी। वो जितना सोच रही थी, सवाल उतने ही बढ़ते जा रहे थे। अनुशेर उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? ये सवाल एक बार फिर से आकर खड़ा हो गया था उसके सामने, और यही सवाल उसे सबसे ज्यादा तंग कर रहा था। यकीन करना मुश्किल था वो ऐसा कुछ कर सकता है भला। वो धमकी भरे खत भेजना, वो शॉपिंग मॉल का एक्सीडेंट,
वो हेवी लोडर वाला एक्सीडेंट, वो खाने में जहर और आज उस पर गोली चलाना, और दूसरी तरफ पल पल उसका ख्याल रखना, हर बार उसकी मदद के लिए आना, उसके लिए अपनी जान खतरे में डालना। ये सब चीज़ें कोई एक इंसान तो नहीं कर सकता। क्या ऐसा मुमकिन है कोई इंसान किसी से मोहब्बत भी करे और नफ़रत भी? उसका इस हद तक ख्याल रखे कि उसके लिए अपनी जान पर खेल जाए और उससे इतनी नफ़रत करे कि उस पर गोली चला दे। ये बहुत बड़ी पहेली थी और उस पहेली का जवाब अनुशेर ही दे सकता था। एक उलझन वो सुलझा चुकी थी, कम से कम उसे ये तो पता चला ये सब कौन कर रहा है। उसने सोचा ये सब माइकल या उस अफ्रीकन लड़के का काम है। एक नाम जो उसने नहीं सोचा था और नहीं सोचना चाहती थी, वो अनुशेर का था। वो कभी यकीन नहीं करती अगर सब कुछ अपनी आँखों से न देख लेती। आँखें धोखा ज़रूर खाती हैं, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलती। सर दर्द से फट रहा था, पूजा भी नहीं थी। वो किचन में चली आई और अपने लिए चाय बनाने लगी। तैयार हो जाओ अनुशेर, उसने सोचा। मैं आऊँगी और तुमसे एक एक सवाल का जवाब जान कर ही रहूँगी। तुम मुझे इस बार झुठला नहीं सकोगे। अनुशेर ने सेल्फ से कुरान पाक निकाला और सोफे पर बैठ गया। उसने सफ़ेद टोपी पहनी जो वो नमाज के वक्त पहनता था। चेहरे पर मासूमियत थी। वो कुरान पाक खोलकर पढ़ने लगा। रोज़ाना सुबह शाम वो कुरान पाक की तिलावत करता था। वो तर्जुमे वाला कुरान पाक था। उसकी उंगली इस आयत पर थी जिसे वो पढ़ रहा था, और झूठ उससे आगे वो पढ़ नहीं सका। उसकी आंखें निम हो गईं। जब कभी वो कहीं लफ्ज़ झूठ देखता तो उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगता, एक शर्मिंदगी, एक पछतावा होने लगता। नमाज, कुरान, रोज़ों की पाबंदी के बावजूद उसने झूठ बोला। वो शर्मिंदा था, लेकिन मज़ीद वो इस झूठ के दलदल में नहीं रह सकता था। उसने आयत से जो झूठ बोला वो उसे तीर की तरह चुभने लगा। उसे वो झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लोगों को सच और ईमानदारी का दर्स देने वाला वो शख्स खुद इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता था? अब वक्त आ गया था आयत को सब सच बताने का। वो मज़ीद उस झूठ के सहारे नहीं चल सकता था। वो उसके बारे में क्या सोचेगी? सच जान लेने के बाद वो उससे नाराज़ होगी या शायद नफ़रत भी करे। उससे मज़ीद कुरान पाक की तिलावत नहीं हो सकी। उसने कुरान पाक को वापस शेल्फ में रख दिया और वहीं सुर्ख आँखों के साथ सोफे पर बैठ गया। दरवाज़े की घंटी बजी। कुछ वक्फे के बाद दरवाज़ा खोलने वो चला गया। सामने आयत को देखकर वो हकीकतन चौंका। वो बिना किसी वजह के कभी उसके अपार्टमेंट नहीं आई थी। वो स्याह चादर को अपने गिर्द फैलाई हुई थी। अनुशेर कुछ लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा। क्या था उसकी आंखों में? कोई पोशीदा शिकवा? अनुशेर दरवाजे के सामने से हट गया। वो अंदर चली आई। वो कल रात से सो नहीं सकी थी। कुछ सवाल उसे बहुत तंग कर रहे थे। इन सवालों के जवाब शायद सामने खड़ा शख्स ही दे सकता था। कैसी हैं आप? अनुशेर उसकी आंखों से डर गया था। कौन सा ताशीर था उसकी आंखों में इस वक्त? कैसी हो सकती हूँ? ये सवाल के जवाब में सवाल था, और ये वो जवाब नहीं था जो वो हमेशा देती थी। आज कुछ तो तब्दीली थी। अनुशेर को लगा वो उसे होटल में देख चुकी है। आप मुझे नापसंद करते हैं? आयत ने अनुशेर की आंखों में देखा था। वो इस सवाल को समझ नहीं सका। आप मुझसे गुस्सा हो? दूसरा सवाल भी फर्राटे से किया गया। अनुशेर निगाहें नीचे किए खड़ा था, मतलब वो उसे होटल में देख चुकी थी। आप मुझसे नफ़रत करते हैं? बड़ा दर्दनाक सवाल था ये। आयत की आंखें निम हुई थीं। वो भर्राई हुई आवाज़ में पूछ रही थी। नफ़रत? और उससे? क्या ऐसा मुमकिन था? आपका दिल चाहता है मुझे कत्ल करने को ना? है ना?
अनुशेर के दिल में खंजर चला था। क्या वो ऐसा चाह सकता है? आयत की आंखों में आंसू थे। हमेशा की तरह आज भी उसके आंसू उसे बहुत तकलीफ देने लगे। आप मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हैं? वो खामोश रहा। कोई जवाब नहीं था उसके पास। मैं ऐसा वो बोल नहीं सका। वो उसे सच बताना चाहता था, लेकिन अल्फाज बोलने से इनकारी हो गए। ये लें, मुझे कत्ल कर दें। अनुशेर ने सर उठाकर उसे देखा। उसके हाथों में एक बहुत बड़ा खंजर था, जिसे वो दोनों हाथों से उसकी तरफ बढ़ाकर खड़ी थी। अनुशेर को वो खंजर अपने अंदर उतरता हुआ महसूस हुआ। ये आप क्या कर रही हैं? वो गिड़गिड़ाया। मैं क्या कर रही हूँ? आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं? वो जोर से चिल्लाई। झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? वो निगाहें चुरा गया। मुझे कत्ल करके आपको क्या मिलेगा? उसकी आवाज़ जैसे खला से आई हो। मैं आपको कत्ल नहीं करना चाहता। मैं तो आयत ने उसकी बात काट दी। कत्ल नहीं करना चाहते तो उस रात मेरे कमरे में क्या करने आए थे और मुझे धमकी क्यों दी? मैंने अपनी आंखों से देखा था, और वो पर्ची जिस पर आपने धमकी लिख कर भेजी थी कि मैं लंदन छोड़ दूं, क्या वो सब झूठ था? और कल होटल में गोली किसने चलाई? क्या आपने मुझ पर गोली नहीं चलाई? मैंने अपनी आंखों से देखा था आपको होटल से बाहर निकलते हुए। अगर मुझे मारना ही है तो अपने हाथों से मार दो, मैं उफ तक नहीं करूँगी, लेकिन इस तरह पीठ पीछे वार तो मत करो, झूठ तो मत बोलो, यूं मेरे भरोसे का खून तो मत करो। आपके अंदर दिल नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? अनुशेर तासीफ से उसे देखे गया। कितनी बदगुमान थी वो लड़की उससे। वो इस सब कहानी को अपना मनचाहा रंग दे रही थी। वो सच नहीं जानती थी। वो जो देख चुकी थी वही सोच रही थी। उसे वही सोचना था। आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी इतनी मदद की, फिर मुझे मारना भी चाहते हो? आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है? शर्म आनी चाहिए आपको। आइंदा मैं आपसे कभी मदद नहीं लूँगी, आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। वो रोते हुए एक एक कदम उठाती पीछे जा रही थी। वो उसे रोक नहीं सका। वो उसे रोकना नहीं चाहता था। इस वक्त अगर वो उसे सच बता भी देता तो वो कभी यकीन नहीं करती। ऐसे में उसे सच बताकर अपनी इज्जत को गंवाने के तरह था। लेकिन बिना सच जाने वो क्या क्या सोच रही थी। उसने अपनी आंखों में नमी महसूस की। वो वहीं सोफे पर निढाल सा गिर गया। अनुशेर के साथ आयत ने राब्ता ख़त्म कर लिया था। कभी कभी उसे अफसोस होता इस रिश्ते के टूट जाने पर, लेकिन फिर खुद को वो समझाती, जो रिश्ता कभी बना ही नहीं, उसके टूट जाने पर मलाल कैसा। अनुशेर ने जो किया वो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने ये किया ही क्यों, ये बात वो नहीं जान सकी, और उसे यकीन था वो ये सब कभी नहीं जान सकेगी। कुछ सवालों के जवाब अब उसे नहीं मिलने थे, लेकिन एक फ़ायदा बहरहाल उसे ज़रूर हुआ था। उसने अनुशेर के साथ राब्ता ख़त्म किया। उसके बाद से उसे कोई धमकी आमोज़ पर्चियाँ मौसूल नहीं हुईं। अनुशेर ने खुद से भी राब्ता करने की कोशिश नहीं की। कुछ सफ़र ज़िंदगी में बहुत मुख्तसर वक्फ़ों के लिए होता है। ऐसा ही एक सफ़र ये भी था। वो दिल लगाकर पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। वो खुद को हर तरह से मसरूफ़ रखना चाहती थी। जब कभी वो मायूस या उदास होती तो खुद को यही समझाती वो यहाँ इन सब चीज़ों के लिए नहीं आई थी। लंदन में पढ़ाई ही उसका ख्वाब था, और उसे बस वही ख्वाब पूरा करना था। वैसे भी यहाँ उसका क़याम अब कम ही रह गया था। कुछ दिनों तक वो एग्ज़ाम्स देकर पाकिस्तान चली जाएगी। वहाँ कोई अनुशेर नहीं होगा। इसी दौरान पूजा ने सैर व तफरीह के लिए प्लान बनाया, और इस प्लान में उसने आयत को भी शामिल करना चाहा।
घूमने फिरने की वो वैसे भी शौकीन थी और इस बार उसे पूजा का प्लान भी माकूल लगा तो वो तैयार हो गई। पूजा ने यहाँ से चंद किलोमीटर फासले पर एक पहाड़ी इलाके के बारे में बताया। वहाँ एक खूबसूरत जंगल है जहाँ मुख्तलिफ किस्म के दरख्त पाए जाते हैं और खूबसूरत पहाड़ भी हैं, तो वहाँ जाकर एक दिन गुजारने में कोई मुज़ायका नहीं था। पूजा अकेली नहीं जा रही थी, उसका एक बॉयफ्रेंड भी उसके साथ था। इस बात पर उसने एतराज़ करने की कोशिश की, लेकिन पूजा ने उससे वादा किया कि वो पहले की तरह उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वैसे भी वो ट्रिप सिर्फ एक दिन के लिए ही था, यानी सुबह जाना था और शाम को वापस आना था। ज़्यादा दूर भी नहीं था। अपने आप को मसरूफ़ रखने और उलझने कम करने के लिए उसे यही सब ठीक लगा। पूजा ने बताया था वो काफ़ी सर्द जगह है, इसलिए गर्म कपड़े और शॉल लेकर जाना ज़रूरी है। उसने नीले फ्रॉक के ऊपर सफ़ेद स्वेटर पहन लिया था और दस्ताने भी पर्स में रख दिए थे। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? पूजा अचानक एक कागज़ कलम लिए नमूदार हुई। कुछ भी जो तुम लोगों को पसंद हो। वो इस वक्त नोबेल लिए बैठी थी। पूजा का जो बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम उसने रॉबर्ट बताया था, वो अभी तक आया नहीं था और उसके आने में अभी डेढ़ घंटा बाकी था। फिर भी तुम्हारी अपनी भी तो पसंद होगी। पूजा पेंसिल मुंह में दबाए सोच में पड़ गई। कुछ भी, बर्गर, चिप्स वगैरह, जो भी सही रहेगा, उसने अपनी राय दी। ओह हेलो मोहतरमा, हम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहे, हम सब कुछ वहीं बनाएंगे। तो किसी ऐसी चीज़ का नाम बताओ जिसे बनाना आसान हो। उसने चौंक कर सर उठाया। सब कुछ वहाँ कैसे बन सकता है? वो हैरान हुई। यही तो मज़ा है मेरी जान। पूजा अब कागज़ पे कुछ लिख रही थी। वो अभी भी उलझी हुई थी। लेकिन तुमने कहा था वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ हर तरफ जंगल है, उसने पूजा को याद दिलाया। हाँ तो क्या हुआ? पहाड़ी इलाके में अपने लिए कुछ बनाकर खाना कितना ज़बरदस्त लगेगा ना। ज़बरदस्त? काफ़ी अजीब नहीं लगेगा? कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, तुम तो हो ही बोर। गोश्त कितना काफ़ी रहेगा? पूजा ने उससे राय तलब की। मैं क्या कह सकती हूँ, तुम्हें पता है मैं तो अभी तक मुराकबे में हूँ। कमाल का सीन होगा ना, हम लोग जंगल में 100 साल पुराने लोगों के जैसे अपने लिए खाना बना रहे होंगे। पूजा ने उसे घूरने पर इक्तफा किया। नीचे रॉबर्ट की हॉर्न सुनाई दी। वो दोनों पहले से ही तैयार बैठी थी। हॉर्न की आवाज़ सुनकर दोनों खड़ी हो गईं। पूजा ने एक आखिरी नज़र आईने में देखा और बर्तन उठाकर बाहर निकल गई। वो भी पर्स और मोबाइल उठाकर बाहर आई। उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। यूनिवर्सिटी की खूबसूरत सड़क पर रॉबर्ट अपनी गाड़ी में उनका मुंतज़िर था। उसकी गाड़ी बिना छत वाली थी। उसने रॉबर्ट को सलाम किया। वो छोटे कद वाला एक सफ़ेद फार्म अंग्रेज़ था। दाढ़ी नहीं थी, हल्की हल्की मूछें चमक रही थी। सर पे उसने कैप पहना हुआ था। वो विंडो खोलकर पूजा के बराबर बैठ गई। पूजा ने खुशी खुशी सनग्लासेस लगाए और कार एक लंबे सफ़र के लिए निकल पड़ी। मार्केट से उन्होंने वो सामान भी खरीदा जिसकी लिस्ट उन्होंने बनाई थी। गाड़ी फुल स्पीड से चल रही थी। साथ में खूबसूरत अंग्रेज़ी गाना भी लगा था। पूजा झूम झूम कर तालियां बजा रही थी, लेकिन वो उदास थी। अफसरदा चेहरे के साथ वो बाहर सड़क पर मौजूद दरख्तों को देखे जा रही थी। दरख्त भी जवाबन उदास लगे उसे। आसमान पर बादल थे। नीले रंग का आसमान इस वक्त बिल्कुल स्याह हो चुका था। बारिश भी आने वाली थी। अगर बारिश आ गई तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी और पूजा की तरफ से भी ऐसी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही थी। वो खुद को इस वक्त पूजा और रॉबर्ट के रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। हाँ, इस वक्त वो ये नहीं जानती थी कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। रॉबर्ट पूरे रास्ते खामोश रहा। वो ज़्यादा बोलता नहीं था शायद।
1 घंटे बाद उनकी गाड़ी एक सुनसान जंगली रास्ते में दाखिल हो गई। पूजा ने हम पहुंच गए का जोरदार नारा लगाया। गाड़ी को रॉबर्ट झाड़ियों के बीच ले गया। वो इस जगह को देखकर हैरान रह गई। वो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ कयाम किया जाता या फिर कोई तफरीह हो सकती थी। आसपास हर तरफ जंगल था, दरख्त थे। उसके कद से कहीं ज़्यादा ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। ज़मीन पर सूखे हुए पत्तों का एक ढेर था जो हवा की वजह से इधर उधर उड़ रहा था और अजीब आवाज़ें पैदा कर रहा था। वो इन पत्तों पर पूजा के साथ चलती हुई आगे बढ़ी थी। रॉबर्ट बहुत पीछे रह गया था। इंसान तो क्या, उसे कोई जानवर या कोई परिंदा भी नजर नहीं आया। ये कैसा जंगल था, एक खौफनाक जंगल जैसे फिल्मों में होता है। अगर दिन का वक्त ना होता और पूजा उसके साथ ना होती तो वो यकीनन इस जंगल में अपने हवास काबू में न रख पाती। क्या तुम इसी जंगल की बात कर रही थी? उसने चलते चलते पूजा से पूछा। हाँ, क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? पूजा ने पूछा। अच्छा, तो क्या इस जंगल में कुछ ऐसा था जो उसे अच्छा लगता? वहाँ तो उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जो उसे अच्छा लगता, लेकिन उसने पूजा से मुजीब बहस नहीं की। बहस का फायदा भी तो नहीं था। अब कम से कम वो लोग वापस तो नहीं लौट सकते थे। पूजा एक बड़े दरख्त के नीचे आकर रुक गई और उसने आसपास का जायजा लिया। यही जगह सही है ना कैंप लगाने के लिए? पूजा ने पूछा। उसने आसपास देखा और बुरा सा मुंह बनाकर कंधे उचकाए। रॉबर्ट दूर से आता दिखाई दिया। उसके हाथों में वो भारी थैला था जिसमें कुछ सामान था। कुछ सामान पूजा खुद लेकर आई थी। पूजा रॉबर्ट से उसकी राय लेने के बाद वहीं खीमा लगाने लगी। रॉबर्ट उसकी मदद कर रहा था जबकि वो खामोश तमाशाई बनी सब देख रही थी। उसने मोबाइल निकालकर कुछ तस्वीरें बनाईं, लेकिन उसका मूड काफ़ी ऑफ हो चुका था। उसे ये तवक्को नहीं थी कि पिकनिक के लिए कोई ऐसी जगह का इंतखाब भी कर सकता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था पिकनिक के लिए कोई आया भी नहीं था। पूजा कैंप लगाने के बाद वहीं खाने का सामान निकालने लगी और वहीं लकड़ियों का एक ढेर इकट्ठा करके आग जलाने लगी। बादलों की वजह से ठंड बढ़ती जा रही थी। पूजा ने 2-4 बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार हवा की वजह से आग जलाने में नाकाम नजर आई। फिर रॉबर्ट के मशवरे पर उसने कैंप के अंदर ही आग जलाने की कोशिश की और वो इस कोशिश में कामयाब हो चुकी थी। रॉबर्ट भी उसके साथ था। अब वो दोनों उसे गोश्त काटते और मसाला बनाते दिखाई दिए। वो दिलचस्पी से उन्हें देखने लगी। उसने पूजा की कई तस्वीरें बनाईं। पूजा वो सब काम ऐसे कर रही थी जैसे बरसों से वो ये सब करती आई हो। आधे घंटे बाद रॉबर्ट को वहीं खीमे में छोड़कर वो दोनों फोटोग्राफी के लिए दूर निकल आईं, लेकिन दूर आने पर भी वो जंगल वैसा ही था, उसमें कोई तब्दीली नहीं थी। हर जगह वैसे ही दरख्त, वैसे ही पत्ते। उसे पूजा की हिमाकत पर वाकई अफसोस होने लगा, लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं सकती थी। काफ़ी देर तक वो वहीं बैठकर बातें करती रहीं। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे सरक रहा था। असर का वक्त हो रहा था। बादल अब भी वैसे ही थे, लेकिन बरस नहीं रहे थे। ये गोया एक गनीमत थी। जब वो वापस आई तो रॉबर्ट खाना तैयार कर चुका था। वहीं कैंप के अंदर बैठकर ही उन्होंने अंगारों पर बने कबाब एंजॉय किए और साथ में कूक की बोतलें भी वो लाए थे। बिल्कुल अचानक ही उसे अनुशेर याद आया। अगर वो होता तो? वो कहाँ होगा? उस दिन के बाद से उसने राब्ता क्यों नहीं किया? अपनी सफाई में क्यों कुछ नहीं बोला? वो कूक होठों से लगाए सोच में पड़ गई। रिश्तों का सफ़र आपसे शुरू होकर तुम तक पहुंचता है, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन अनुशेर के साथ उसका रिश्ता तो आप वाला ही था, तो फिर वो क्यों उसके बारे में सोच रही थी?
शाम की सुनहरी रोशनी सियाही में बदलने लगी। जब वो आए थे इस वक्त हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। अब अंधेरा छाने लगा था। वो पूजा के साथ काफ़ी घूम फिर रही थी। वो हैरान हुई जब रॉबर्ट ने कहा, मैं चलता हूँ। उसने उलझे हुए अंदाज में पूजा की तरफ देखा। ये कहाँ जा रहा है? और हमारे चलने का भी तो वक्त हो गया है ना? ये पास ही किसी काम से जा रहा है, थोड़ी देर तक वापस आ जाएगा, पूजा ने बताया। और वो रॉबर्ट को दूर जाता हुआ देख रही थी। दिल में कुछ खतरनाक अंदेशे जन्म ले रहे थे। पूजा उसके साथ साथ चलती हुई थोड़ा आगे बढ़ी। उसने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी थी। वो पूजा को बाहर छोड़कर नमाज अदा करने कैंप के अंदर चली गई। 10 मिनट लगे थे उसे नमाज ख़त्म करने में। जब वो 10 मिनट बाद बाहर निकली तो पूजा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वो मतलासी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। तारीकी बढ़ चुकी थी, वक्त फिसल रहा था। लेकिन पूजा वो कहाँ थी? कहाँ चली गई? ऐसे कैसे जा सकती है? वो वहीं कैंप के पास खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी। दूर दूर तक पूजा का नामो निशान तक नहीं था। हैरत के साथ साथ उसे डर भी लगने लगा। वो थोड़ा आगे आई। उसने मुंह के दरमियान हाथ का गोला बनाया और पूजा को जोर जोर से पुकारने लगी। उसकी अपनी ही आवाज़ ऊंचे ऊंचे दरख्तों से टकरा कर वापस आ रही थी। उसके माथे पर परेशानी की लकीरें नमूदार हुईं, लेकिन उसने आवाज़ देना तर्क नहीं किया था। पूजा दरख्तों के बीच, ज़मीन व आसमान के दरमियान उसकी आवाज़ मुअल्लक थी कहीं। हाय डार्लिंग, आवाज़ उसे पीछे से सुनाई दी। वो कोई भारी मर्दाना मानूस सी आवाज़ थी। उसने तेज़ी से सर घुमाया। उसका दुपट्टा सर से उतर कर कांधों पर आ गिरा। उसे लगा ज़मीन उसे पनाह देने से इनकारी हो रहा है। सामने खड़े शख्स को देखकर उसके हवास गुम हो गए। माइकल? नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे आ सकता है? उसका यहाँ क्या काम? वो मकरूह मुस्कुराहट लिए खड़ा था। उस पर कपकपाहट तारी होने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूजा कहाँ है? वो 2 कदम पीछे हटी। मैं यहाँ हूँ, ये पूजा की आवाज़ थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। पूजा हाथ बांधे सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। पूजा, ये माइकल यहाँ कैसे? अल्फाज टूटे फूटे निकल रहे थे मुंह से। पूजा ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। फिर वो कहकहे लगाते गई और इन कहकहों में माइकल के कहकहे भी शामिल हो गए। वो फटी हुई निगाहों से कभी माइकल को तो कभी पूजा को देखती। अनुशेर ने अपनी बाइक रोक दी और लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियां चढ़ने लगा। आयत के कमरे के सामने रुककर वो ठिठक गया। दरवाजे पे लॉक लगा था, वो वहाँ नहीं थी। उसे झटका लगा। वो कहाँ गई, वो भी रात को इस वक्त? एक अनजाना सा खौफ उसके दिल में उतरने लगा। उसने पास वाले कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। एक भूरे बालों वाली लड़की निकली। अनुशेर ने उससे आयत के बारे में पूछा। उसे हैरत हुई। वो पिकनिक पर गए हैं और ये जानकर उसे करंट लगा वो दोनों पिकनिक पे जंगल की तरफ गए हैं। बकौल उस लड़की के ये बात आयत ने उसे बताई थी सुबह। वो अफसरदा से चेहरा लिए वापस मुड़ा। उसने तासीफ से इस बंद दरवाजे को देखा और एक ज़ोरदार मुक्का दीवार पर मारा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उफ, ये पूजा! उसे पूजा पर हद से ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसका दिल चाहा वो पूजा को कत्ल कर दे, या अब तक उसका कत्ल कर चुका होता तो शायद अच्छा था। पूजा से उसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी आने के पहले ही दिन हुई और पहले ही दिन वो उसे अच्छी नहीं लगी। काफ़ी छिछोरी और मॉडर्न लड़की थी वो। ऐसी लड़कियों से वो नफ़रत करता था। इनफैक्ट वो तो लड़कियों से ही नफ़रत करता था। पूजा उसके सामने आई और पूजा ने उसे साफ लफ्ज़ों में अपनी पसंदीदगी बताई। उसके लिए ये नई बात नहीं थी। हर दूसरी लड़की उस पर फिदा हो जाती थी। वो अपने गैर मामूली हुस्न से नावाकिफ़ कभी नहीं रहा था, बेनियाज ज़रूर था।
उसने पूजा को साफ लफ्ज़ों में कहा वो लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखता, खुसूसन उसमें। पूजा को ये बात हजम नहीं हुई थी शायद। उसे इतने साफ इनकार की तवक्को नहीं थी। वो खुद भी कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसे आज तक किसी ने धुतकारा नहीं था। उसे ठुकराने वाला पहला लड़का वो था और पूजा के लिए ये बात किसी बेइज्जती जैसी थी। उसके बाद पूजा आयत के रूम में शिफ्ट हो गई। वो उसे देख चुका था, लेकिन ये बात उसने सिरे से ही नज़रअंदाज कर दी। उसे लगा वो अब तक सब कुछ भुला चुकी होगी, मगर वो गलत था। उसका आयत के रूम में शिफ्ट होना कोई इत्तेफाक नहीं था, एक साजिश था, एक गहरी साजिश। उसे इस बात का गुस्सा था। वो उससे नहीं बात करता, आयत से बात करता है, उसकी मदद करता है, और यही वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उस दिन आयत खुले बाजुओं वाली टी शर्ट पहनकर बाहर निकली तो वो उसे काफ़ी बुरी लगी। वो ऐसी लड़की नहीं थी जो यूं इस तरह सरेआम अपना जिस्म दिखाती। और उसी दिन ही दो लड़के उसे छेड़ने लगे। इस वक्त उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था वो पूजा के भेजे हुए लड़के थे। उसने उन लड़कों को जेल भिजवा दिया था, क्योंकि यही सही लगा था उसे। उसको आयत पर भी गुस्सा था, उसके कपड़ों पर भी। उस दिन पहली बार उसने आयत को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद उसे बहुत अफसोस हुआ था। और फिर आयत ने उसे कॉल करके शॉपिंग मॉल बुलाया। उस दिन वो डायमंड रिंग चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने जा रही थी। उसे यकीन था वो ऐसी लड़की नहीं है जो चोरी करे, लेकिन ये सब कैसे हुआ? उसकी पर्स में डायमंड रिंग कहाँ से आया? किसने डाला होगा? ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। वो चाह कर भी ये नहीं सोच रहा था कि ये सब पूजा कर रही है। पूजा से वो एक दो बार फिर मिला था और हर बार उसने पूजा को रुखाई से जवाब दिया। एक गैरतमंद मर्द की यही निशानी होती है, वो हर दूसरी लड़की की तरफ नहीं खींचा चला जाता, और वो बेगैरत हरगिज़ नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद जो हेवी लोडर उससे टकराया, जो आयत के ऊपर आ रहा था, और उसने उसे बहुत डरा दिया था। उस दिन पहली बार बैठकर वो ये सब वाक़यात तरतीब देने लगा। तभी उसकी छठी हिस्स ने उसे पूजा की तरफ मुतवज्जा किया। वो अगले दिन सीधा यूनिवर्सिटी आया था। उसने सपाट लहजे में पूजा से कहा, तुम जो ये सब कर रही हो, ये करना बंद कर दो, समझी? वरना मैं जो करूँगा वो तुम बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसने पूजा को धमकी दी थी, तुम्हें जो करना है करो, या तो मेरे साथ रहो या फिर मुझे तुम्हें हासिल करने के लिए कोई रास्ता निकालनी पड़ेगी। वैसे अगर तुम्हारा इरादा आयत को बताने का है तो ये तुम्हारी भूल है। वो मेरे खिलाफ तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं करेगी। वो सही कह रही थी। आयत पूजा के खिलाफ किसी भी बात पर यकीन कभी नहीं करती, क्योंकि उस कम अरसे में वो उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अब उसे खुद ही कुछ करना था। वो मुट्ठियाँ भीजे उस दिन वहाँ से चला आया था और फिर उसने रात के वक्त पूजा को सब कुछ बताने की कोशिश की। वो जब रात को हॉस्टल के पास आया तो ऐन उनके कमरे वाली खिड़की से कोई अंदर दाखिल हो रहा था। उसने हैरत से इस शख्स को देखा। वो जब बाहर निकला तो खुद उस खिड़की के पास चला गया, ये देखने कि उस शख्स ने कहीं आयत को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। और ये देखकर उसे तसल्ली हुई कि आयत ठीक है। वो खिड़की से नीचे कूदकर बाहर आया। उसने बात करने का फैसला अगले दिन तक मुलतवी कर दिया। अगले दिन जब आयत ने उसे अफ्तारी पर बुलाया, उसने तभी आयत को पूजा की असलियत बताने का फैसला किया था। लेकिन चावल खाते ही उसे उबकाई आई और वो बेहोश हो गया। अस्पताल में जब पुलिस आयत को ले जाने लगी तो उसका दिल जानता था वो मासूम है, बेगुनाह है, उसमें भी पूजा की कोई साजिश होगी। वो उससे बात नहीं कर सका। कुछ दिनों तक वो उससे इस मामले पर बात नहीं कर सका। आयत की माइकल के साथ हेलो हाय होने लगी। वो जानता था माइकल भी इस साजिश का हिस्सा है, क्योंकि उस रात उसने माइकल को ही उसके कमरे में देखा था।
उसने आयत को मना कर दिया उससे मिलने के लिए, लेकिन वो अहमक थी, नादान थी, उसे इस बात की समझ नहीं आई। यूनिवर्सिटी में भी उसने कहा था, आप कौन होते हैं मुझ पर हुक्म चलाने वाले। ये सुनकर उसे काफ़ी तकलीफ़ हुई थी। वो गुस्से में इस वक्त वहाँ से आ गया था, लेकिन आयत के मामले में वो लापरवाह नहीं हुआ था। फिर जब वो क्लब में माइकल और पूजा की साजिश का शिकार हुई तो उसे मालूम चला उन सब में आयत का कोई कसूर नहीं। इन दोनों ने जाल ही ऐसी बिछाई है कि वो खुद को रोक ना सकी। उसे यकीन था अब वो दोबारा माइकल से कभी नहीं मिलेगी, और वही हुआ। कुछ दिन बाद आयत ने उसे होटल पर खाने के लिए चलने को कहा। वो बिजी था, लेकिन बाद में उसे ख्याल आया कि वो अकेली गई होगी, तो वो होटल पहुंचा। वो उसे ढूंढते ढूंढते आगे आया। फिर किसी ने पीछे से आयत पर गोली चलाई और दरवाजे की तरफ भाग गया। वो भी उसके पीछे भागा। आयत ने उस शख्स को तो नहीं देखा, अलबत्ता उसे ज़रूर देख लिया था। फिर उसे यकीन था वो उससे सवाल जवाब करने आएगी, लेकिन वो इस हद तक बदगुमान होगी उससे, ये उसने कभी नहीं सोचा था। वो कुछ दिन उससे राब्ता नहीं कर सका, न उसने भी राब्ता किया था उससे। और आज ये भयानक इंसाफ वो पूजा के साथ गई है। उसकी छठी हिस्स उसे कुछ गलत इशारे कर रही थी। वो मोटर बाइक तक आया। उसने किक मारी, बाइक पूरी रफ्तार के साथ दौड़ा दी। तो दोस्तों, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।